नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पाले। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहेगी आपकी नजर। और खबरों की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां पर सेक्टर 74 में आज सुबह आईवी काउंटी सोसाइटी में भीषण आग लग गई। आग सोसाइटी के टावर नंबर 12वें फ्लोर पर लगी और साथ ही आग लगने से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। आग इतनी भयानक थी कि लपटें ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं सोसाइटी लगभग 20 से ज्यादा फ्लोर्स वाली है, यानी कि 20 माले से ज्यादा इसमें मौजूद है। तो 12वें फ्लोर पर लगी, जिसके बाद आप देख सकते हैं आग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद दमकल कर्मी हाइड्रोलिक क्रेन लेकर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए बाहर से पानी का छिड़काव शुरू हुआ। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये जांच का विषय है और अभी साफ भी नहीं हो पाया है। फिलहाल आग बुझाने की जो बात सामने आ रही थी उसमें अपडेट ये है कि आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सेक्टर 74 की आईवी काउंटी सोसाइटी, इसके एक टावर के 12वें फ्लोर पर अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि वो तेजी से ऊपर के फ्लैट्स की तरफ फैल गए। आपको आग का जो आग है वो दिख रही होगी और चारों ही तरफ धुआं धुआं दिख रहा होगा। बहुत सटा हुआ ये पूरा टावर है और ऐसे में जब आग एक फ्लोर पे लगेगी तो जाहिर सी बात है, गर्मी का मौसम है, आग सीधे ऊपर की तरफ फैलेगी। और अब चूंकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है तो कूलिंग का काम भी खत्म हो रहा होगा और ऐसे में अब जांच की जाएगी कि क्या वो कारण रहे जिस वजह से इस सोसाइटी के टावर में आग लगी। टावर के 12वें फ्लोर पे दरअसल सबसे पहले आग लगी और इतनी तेजी से ये आग भड़की कि सीधे ऊपर वाले फ्लैट्स को भी और ऊपर वाले फ्लोर्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। काला गहरा धुआं आपको उठता हुआ नजर आ रहा होगा और ये मंजर जिसने देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि इतना भीषण ये आग लगी है, इतना भयावह ये मंजर था। ऐसे में प्राथमिकता यही रही होगी कि सबसे पहले अलग अलग फ्लोर्स में फंसे इन लोगों को सुरक्षित नीचे लाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद इस आग पर काबू पाया जाए। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, फायर की टीम मौके पर पहुंची और इस आग को काबू कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। क्योंकि सुबह सुबह ये आग लगी है तो ऐसे में इस वक्त कूलिंग का काम चल रहा होगा और उसके बाद टीमें वहां पहुंचेंगी और इस बात की जांच की जाएगी कि आग किस वजह से लगी। क्योंकि इतनी गर्मी है, ऐसे में कई जगह एसी फटने की वजह से आग लगती है तो कई जगह जो वायरिंग है उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब ऐसे में इसकी जांच की जाएगी और फिर ही पता चल पाएगा। लेकिन आप सोचिए, जिस वक्त आग लगी उस वक्त फ्लैट में कितनी संख्या में लोग मौजूद होंगे और उनके लिए ये कितनी ख़राब स्थिति होगी और कितना भगदड़ का उस वक्त उनके लिए ये पूरा घटनाक्रम रहा होगा। तस्वीरें देखकर ही डर लग रहा है। 12वें फ्लोर पर आग लगी और आग इतनी भीषण और इतनी भयावह कि सीधे बाकी ऊपर वाले फ्लोर्स को भी, फ्लैट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसके सामने जो आपको एक और टावर दिख रहा है वो भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। वो तो गनीमत इस बात की कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, वरना ये आग और फैल सकती थी, बाकी टावर्स को और फ्लोर्स को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। नोएडा सेक्टर 74 की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ पीछे आपको टावर्स दिख रहे होंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और आगे के जो टावर्स आप देख रहे हैं उस पर काम पूरा हो चुका है, लोग रेजिडेंट्स उसमें रह रहे हैं और उसी में से एक टावर में ये आग लगी है। नोएडा सेक्टर 52 के गिझोड़ में भी आग लगी है। सेक्टर 52 के एक मकान में ये आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं और इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नोएडा सेक्टर 52 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पेड़ों के पीछे से आपको धुएं का काला गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा होगा। सेक्टर 52 का ये वही मकान है जहां पर आग लग गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड यानी कि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। ये नोएडा सेक्टर 52 के उस मकान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है और दिनेश एस्टेट नाम से ये एक टावर है जहां पर आग लगी। हालांकि यहां पर भी आग लगने के कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन चूंकि जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली, मौके पर टीमें रवाना हुई और
फटाफट इस आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि टावर के अंदर कुछ लोग भी मौजूद थे जिनका रेस्क्यू किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा के सेक्टर 52 की है। 52 की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कमर्शियल ये बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी। और उससे पहले आप देख सकते हैं सेक्टर 74 में आईवी काउंटी एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है जिसके 12वें फ्लोर पर आग लगी थी। अब दोनों ही जगह पर सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों ही जगह पर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा आग बुझाने के लिए, जबकि दोनों ही बिल्डिंग्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर और साथ ही साथ ये व्यवस्था होती है जिसमें आप हॉस पाइप के जरिए पानी डालकर आग पर काबू पा सकते हैं। और दोनों ही जगह पर अगर मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो ऐसा लगता है कि शायद आग पर काबू नहीं पाया जाता। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देखिए जो कमर्शियल ये बनाया गया है बिल्डिंग, इसके अंदर सुबह सुबह आग लगी, इस वजह से लोग बहुत कम थे। कुछ एक लोग जो फंस गए थे उनको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो कमर्शियल एक इमारत है इसके अंदर हो सकता है कि क्या गेस्ट हाउस चल रहा था या फिर लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे जिनको बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि कई बार इसी तरह की जगह पर एयरबीएनबी के तहत कई बार इस तरह के कमरे दिए जाते हैं गेस्ट हाउस के तौर पर। तो नीचे दुकानें तो पूरी तरह से जल चुकी हैं और फायर ब्रिगेड की वजह से ही यहाँ पर हो सकता है कि आग पर काबू पाया गया है। लेकिन पहली बात तो यह कि कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आप देखिए कि एक ही रास्ता है आने जाने के लिए, एक फिर से बड़ा सवाल है। और दिल्ली में जब मालवीय नगर में जो घटना हुई थी फ्लोटिस होटल में, वहां पर भी एक ही सिर्फ आने जाने के लिए पॉइंट था, यानी कि रास्ता था। उसी तरह से देखिए 52 सेक्टर में जो नोएडा की ये बनाई गई है इमारत, ये भी हो सकता है कि वो ज़मीन हो जिसे हम लालडोना की ज़मीन कहते हैं या फिर या जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता हो या गांव में पड़ता हो। यहाँ पर मिक्स्ड यूज़ होता है जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर बनाया भी गया इस जगह पे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पॉइंट रखा गया है, जिस वजह से आप देखिए कि जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं वहीं से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार नोएडा में भी जो इस तरह की इमारतें हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुमंजिला इमारत है और 12वीं फ्लोर से जो आग की शुरुआत हुई थी वो धीरे धीरे ऊपर के फ्लोर्स को अपनी चपेट में लेने लगी। और साथ ही जो उसके पैरेलल जो बिल्डिंग के साथ जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं उसमें भी आग फैल गई है। इसी वजह से एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, ये दोनों ही घटनाएं हैरान करने वाली हैं। एक तरफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में सोसाइटी में आग लग गई तो दूसरी तरफ एक ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी जहां एंट्री और एग्जिट का एक ही पॉइंट है। ये एक बार फिर से नियमों पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए बिल्कुल कई तरह के जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि जिस सोसाइटी में आग लगी थी, आपको तस्वीरें मैं पहले दिखा दूं, यहां पर इस सोसाइटी का जो इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम है वो काम कर रहा था, जिसकी मदद से जो है आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। अगर हाइड्रोलिक मशीन का जो दमकल विभाग की है उसका इंतजार किया जाता और उसके जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती तो मुझे लगता है कि तकरीबन इस आग पर काबू पाने में 2 से 3 घंटे का समय और ज्यादा लग सकता था, जिसकी वजह से नुकसान जो है ज्यादा हो सकता था। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह की जान नहीं गई और साथ ही साथ कोई घायल नहीं हुआ। दरअसल 12वीं मंजिल के फ्लैट में यह आग लगी थी। आग इतनी बड़ी एकदम हो गई कि जिसकी वजह से 13वीं मंजिल तक फैल गई, लेकिन सोसाइटी के इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल एहतियात बरतते हुए जो ऊपर के तमाम फ्लैट थे उनको खाली कराया गया ताकि किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। फिलहाल आग पर जो है पूरी तरह काबू पा लिया गया है। तकरीबन 7:45 बजे की ये जानकारी पुलिस को मिली थी, दमकल विभाग को मिली थी, जिसके बाद जो डीडीएम है यानी जो जिले की आपदा प्रबंधन टीम है वो मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन अगर हाइड्रोलिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता, उसका इंतजार करके उसका इस्तेमाल किया जाता तो शायद इससे आग पर काबू पाने में समय लग सकता था। जी कुमार, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि क्योंकि आप शायद सोसाइटी के बाहर खड़े हैं, अगर आप थोड़ा सा उनके करीब जाके किसी से बात कर पाए और उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो बता पाए कि आखिरकार किस तरह की वहां पर हालात थे, किस तरह से जो अंदर सोसाइटी के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए आग पर काबू पाना शुरू किया, तो किस तरह से इस पूरे डील को किया गया? देखिए अमित, सोसाइटी के हम बाहर मौजूद हैं और जो लोग इस वक्त मौके पर हैं वो अंदर मौजूद हैं और उस वक्त घटना के वक्त भी अंदर ही मौजूद थे। सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आग लगी हुई थी सोसाइटी के अंदर, तो सुरक्षा कारणों से जो है किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए बात करना तो संभव नहीं हो पाएगा यहाँ पे। हालांकि फिर भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे अगर कोई बात करें तो। देखें कि अभी सोसाइटी के लोग, आप बात करना चाहेंगे सर, क्या हुआ
नहीं, तो देखिए बात तो नहीं कोई भी कर रहा है, लेकिन 12वीं मंजिल पर जो है ये अमित, मैं आपको बताऊं कि आग लगी, 13वीं मंजिल पर आग पहुंची थी और उसके बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया। आप देखिए कि आग की वजह से जो कई फ्लैट जो हैं पूरे धुएं की वजह से काले हो गए हैं, उनको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति को देखकर कि आग कितनी कुमार सोनू, आपने विकराल हो सकती थी। लेकिन एक खबर अच्छी है बताई कि जो अंदर फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स थे उसका इस्तेमाल किया गया और अंदर से ही आग लगते ही उस पर काबू पाना शुरू कर दिया गया। और मुझे लगता है कि शायद यही हर एक सोसाइटी के अंदर जरूरत है, जो भी बहुमंजिला इमारत है, कि उनके पास जो खुद के फायर फाइटिंग कोई भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो व्यवस्था है उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया जाए, तभी आप इस तरह की आगों पर पहले काबू पा सकते हैं और वक्त रहते लोगों की जान तक बचा सकते हैं। बहरहाल आपने नोएडा की तस्वीरें देखी, वहीं नोएडा वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, फ्लैट पे रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब लगातार कार्रवाई का दौर भी जारी है। इस अग्निकांड की बात करें तो 21 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। अब इस अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि अग्निकांड में लगभग 35 लोग घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर, एमसीडी, एनडीएमसी और जल बोर्ड के अलावा फायर सर्विस और डीडीए के अफसरों को भी बुलाया गया। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता सख्त फैसले ले सकती हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना पर बड़ा बदलाव कर सकती है। वहीं पर प्रशासन ने मालवीय नगर में होटल्स का सर्वे शुरू कर दिया है। आज से प्रशासन की टीम नियम तोड़ने वाले होटल्स पर कार्रवाई भी करेगी। तंदूर बना होटल फ्लोरिश स्टे, 21 जिंदगियां राख। दिल्ली के होटल में मौत के कितने बेसमेंट। दिल्ली में कहां-कहां चल रहे मौत के होटल। दिल्ली के फ्लोरिश स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब दिल्ली सरकार जागी है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज शाम 4 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर, एमसीडी, एनडीएमसी, जल बोर्ड, फायर सर्विस और डीडीए के अफसरों को बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार इस मीटिंग में कई सख्त फैसले ले सकती है। इस बीच फ्लोरिश होटल में लगी आग की जांच तेज हो गई है। साउथ दिल्ली के डीसी का कहना है कि इमारत अवैध नहीं थी, लेकिन बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B का लाइसेंस किन शर्तों पर दिया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्डिंग के ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट एन अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर। रही बात फायर एनओसी की, तो ये हमारी जानकारी में नहीं था कि इसने कभी फायर एनओसी के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगर फायर डिपार्टमेंट हमें लिख के देता कि ये फायर डिपार्टमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, इसको एनओसी नहीं मिलना चाहिए, इनको ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग उसमें मदद करते सील करने। एक स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस दिया हुआ है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। तो स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस जो है, उनको यही देखना था कि स्नैक्स एंड टी का लाइसेंस अगर दिया है तो वो उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 कमरे का लाइसेंस दिया हुआ है उसको यूज करने के लिए, तो मेरे ख्याल से 6 के जगह पर अगर ज्यादा यूज हो रहा है तो या तो लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था या इंश्योर करना चाहिए था कि 6 को करना चाहिए था सर। जो भी एजेंसी दे रही है, जो भी एजेंसी लाइसेंस दे रहा है, एमसीडी ने लाइसेंस नहीं दिया है। दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली पर्यटन विभाग देता है, लेकिन ये लाइसेंस एमसीडी की क्लियरेंस के बाद ही मिलता है। एमसीडी भले ही पूरे मामले में पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सवाल एमसीडी के सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पूरे मामले पर खामोश है। एसडीएम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल लोगों ने कहा कि उन्होंने डीएम एसडीएम ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी, बकायदा ये कहा गया था कि हम यहाँ पे लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सर आपकी जानकारी में नहीं था? सर क्या आपकी जानकारी में नहीं था? मैम सर अभी आप तो सवालों से बच रहे हैं। मैम ये आई एम नॉट ऑथराइज्ड। आप डीएम सर से मिले, वहां से मुझे बात। सर डीएम सर बात कर रहे हैं। सर आप कल मौके पे गए, सर आपने कल मौके पे क्या देखा? सर एसडीएम डीडीए की कैपेसिटी में वहाँ था मैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लीड कर लेके था ऊपर में।
ठीक है मैम, वो सर, मैंने क्या आप लोगों को I am लोकल not, ma'am, I am सर not क्या opposed with the लोकल right. लोगों की तरफ से आपको एक कंप्लेंट, आपने इससे पहले सर ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा था सर, क्या आपके नॉलेज में नहीं था? तो ये थे एसडीएम साहब जो फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। अधिकारी भले ही सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर फ्लोरिश होटल में कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन किसने दी? होटल फायर एनओसी के बिना कैसे चल रहा था? बिल्डिंग में सेफ्टी रूल्स की जांच क्यों नहीं की गई? B&B के लाइसेंस पर होटल कैसे चल रहा था? एमसीडी और लोकल पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो रहे हैं। अफसर पैसे लेकर अवैध निर्माण की खुली छूट दे रहे हैं। उनकी नजरों में ही हुआ है मैम, किसी ने कोई वैसे तो बनाया नहीं है, इस प्रशासन अनुमति देते हैं या पैसे वैसे जो से भी लेके अपना काम करवा लेती है। एमसीडी को भी पता होता है ये सारा, पुलिस को भी पता रहता है, सभी करते हैं मैम। तो यहाँ पर कभी कोई निगम के अधिकारी कोई रोकता नहीं? मैम आते हैं निगम अधिकारी वगैरह आते हैं, पर वो अपना वापस चले जाते हैं, जैसे भी बात होती है उनकी वो करके चले जाते हैं उनसे। वो बात क्या होती है? मैम सेटिंग हो जाती है, वही सेटिंग ही हो जाती है जब भी। और दिल्ली के जिस फ्लोरिस स्टे होटल में आग लगी उसमें 21 लोग जिंदा जल गए। इनमें से एक ही परिवार के 8 लोग भी शामिल थे। गुरुवार को गुरुग्राम में परिवार के 5 लोगों की एक साथ चिताएं जली तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। लोगों ने सीए विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता, बेटी वारिया और जीविशा को एक साथ अंतिम विदाई दी। सीए विवेक अग्रवाल के परिवार वालों का आरोप है कि होटल में फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। आग लगने के 20 से 25 मिनट के अंदर ही वो लोग मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों को बचाया नहीं जा सका और कैजुअल्टी का नंबर इतना बढ़ा। वहाँ पर प्रशासन कह लो या होटल मैनेजमेंट कह लो बहुत ज़्यादा पुअर रहा है कि बहुत थोड़ी सी जगह में इन्होंने इतने रूम्स बनाए, सिंगल एग्जिट बनाई, कोई फायर सिस्टम नहीं, कोई अलार्मिंग सिस्टम नहीं। और हमें हमारे ब्रदर जिनकी डेथ हुई विवेक अग्रवाल, उनका करीब 8:30 बजे से 8:45 के बीच में फ़ोन आ गया था। हम 20-25 मिनट हमें पहुंचने में लगे थे, उसके बावजूद भी 1.5 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड या कोई वहाँ पर उनको राहत नहीं मिली, कोई निकाल नहीं पाया। हम ही ने गेट तोड़वा के और हमारे परिजन ने उनको बेसमेंट में से निकलवाने में सहयोग दिया। 4th फ्लोर पर उनका पूरा परिवार सो रहा था, वो सोता रह गया, उनकी मदर बैठी थी, वो बैठी रह गई। 8 कैजुअल्टी एक साथ हो गई, 8 ही मेंबर हमारे ठहरे हुए थे। जब आपको फोन किया था तो क्या बताया था? वो समय ये कहना था कि मैं बेसमेंट में हूँ और यहाँ पर मुझे बचाओ, क्योंकि यहाँ पर होटल में आग लगी और कोई फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं है और हम ट्रैप हो गए, हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक जो एग्जिट वहाँ का था वो बाहर से लॉक था, तो उसकी वजह से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे बचाइए। लगभग 20-25 मिनट तक अलग अलग कॉल से उससे बात होती रही। इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां खान कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग के मामले में अब बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मामले में खान सर को से अब पूछताछ की जा रही है। उनके 2 गार्ड्स को हालांकि पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस नए सिरे से इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। दरअसल घटना को लेकर एक नया सीसीटीवी भी सामने आया। ये सीसीटीवी ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से जारी किया गया। अब इसमें खान सर के बॉडीगार्ड्स खुलेआम फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि घटना के बाद खान सर का कहना था कि पास के ही ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक ने फायरिंग करवाई है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में अब नया सीसीटीवी सामने आने के बाद, यानी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज कर ली है। और दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि रोशन आनंद को तुरंत छोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें फंसाया गया है, जिसे लेकर आज छात्र एक बार फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या फायरिंग मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? खान सर के गार्ड्स गिरफ्तार, क्या खान सर पर भी लटक रही तलवार? छात्रों की भीड़ सड़कों पर आई, क्या रोशन आनंद की होगी रिहाई?
ये वो वीडियो है जिसने खान सर के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पटना में कोचिंग वॉर की पूरी कहानी पलट गई है। खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र रोशन आनंद की रिहाई की मांग पर अड़ गए हैं और अब पुलिस खान सर से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच नए सिरे से की जा रही है और खान सर के ही 2 गार्ड्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वीडियो में खान सर के ही 2 बॉडीगार्ड्स फायरिंग करते दिख रहे हैं, जबकि जिस रात फायरिंग हुई थी उसी के थोड़ी देर बाद फैजल खान उर्फ खान सर ने आरोप लगाया था कि कोचिंग सेंटर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है और वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। खान सर ने कहा था कि यह हमला ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक ने करवाया है, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि गोली चलाने वाले ज्ञान बिंदु कोचिंग के नहीं बल्कि खान सर के बॉडीगार्ड थे। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो वो हमें होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की होते हुए, और चूंकि 10 बज गया था उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर फायरिंग की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस वीडियो के आने के बाद खान सर और पुलिस के दावों की पोल खुल गई है। ये वीडियो ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से जारी किया गया है, जिसके बाद पटना पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंची, वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे दोनों गार्ड्स को कदम कुआं थाने लेकर गई और 3 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के हथियार भी जब्त किए हैं और नई FIR दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने खान सर से भी कोचिंग के अंदर पूछताछ की, क्योंकि मामले में गिरफ्तार ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने जेल जाते वक्त ही खान सर पर उन्हें फंसाने के गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि उनके कोचिंग को खत्म करने की साजिश रची गई है। पुलिस में जो बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी। दरअसल मामला 2 कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की जंग का है। एक तरफ खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज है तो दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग। दोनों कोचिंग खुद के रिजल्ट और कम फीस की वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स को कोचिंग में लाना चाहते हैं और 2 जून को ये विवाद तब बढ़ा जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर खान सर की कोचिंग का पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर में खान सर की कोचिंग की तरफ से बिहार पुलिस में 12,000 चयनित छात्रों के सम्मान समारोह की बात लिखी गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने भारत की विदेश नीति का भी खुलकर समर्थन किया। भारत और रूस के रिश्तों को लेकर अमेरिका की तरफ से बनाए जा रहे दबाव पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी पर दबाव बनाना नुकसानदेह होगा। पुतिन ने कहा कि भारत रूस का भरोसेमंद साथी है और द्विपक्षीय संबंधों को कोई बाहरी दबाव प्रभावित नहीं कर सकता है। Благодаря трудолюбию и таланту индийского народа добилась существенных и значимых результатов в своем развитии. Все хорошо знаем, вот все здесь собравшиеся точно знают наверняка, что Индия среди крупных экономик мира демонстрирует на сегодняшний день самые высокие темпы экономического роста. Это не падает с неба. Это все результат конкретной работы, прежде всего правительства под руководством премьер-министра Моди. Потому что вопросом оказывать давление на Индию
частности, по некоторым вопросам сотрудничества с Россией. Но мне кажется, все уже давно поняли, что давить на премьер-министра Моди, который возглавляет государство с 1,5-миллиардным населением, бесполезно. Более того, это вредит международным отношениям и двухсторонним отношениям, с какой бы стороны это давление не исходило. Вот мы не видим никаких негативных последствий. Мне представляется, что мы сможем договориться со всеми участниками этого процесса. И на сегодняшний день никаких серьезных последствий такого состояния дел мы не наблюдаем. Мы развиваем отношения с Индией, будем развивать и считаем Индию надежным партнером. आपने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान सुना जिसमें उन्होंने भारत और रूस के रिश्तों की बात की और इसी बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि अमेरिका और भारत के बीच में जल्द ही ट्रेड डील होगी। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पसंद हैं। मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing, and now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. टीसीएस के बाद अब विप्रो में भी जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुणे की एक आईटी कंपनी विप्रो की पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों पर धर्मांतरण, धार्मिक उत्पीड़न और जबरन इस्तीफे के आरोप लगाए। मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दी। महिला का आरोप है कि कंपनी में काम कर रही एक एम्प्लॉई ने उस पर धर्म परिवर्तन करने और एक मुस्लिम कर्मचारी के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया और जब उसने इसका विरोध किया, कंपनी प्रबंधन से शिकायत की तो भी कार्रवाई नहीं की गई और बाद में दबाव बनाकर उसका इस्तीफा दिलवा दिया गया। मेरे साथ अप्रैल के महीने से शाहीना रफ़ीक नाम की एक लड़की जो मेरे साथ काम करती थी, मेरे अंडर काम करती थी, उसने मुझे बार बार धर्म चेंज करने के लिए और अपने मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए बार बार कॉल पे बोला है और बार बार मुझे ये कहती थी कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लेंगी तो आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आपकी जो लाइफ बिखरी हुई है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए उसने मुझे रास्ता भी सुझाया था कि मैं सुपरवाइज़र्स के साथ रहकर शारीरिक संबंध बनाकर दुबई चली जाऊं, उसके बाद वो मुझे अपने शेख समाज के साथ जो कि कांटेक्ट में हैं उनके साथ में मेरी शादी करवा के और अच्छी ज़िंदगी जिसमें मुझे पैसा, गाड़ी, सोना सब कुछ मिले उसके लिए प्रलोभन देती थी। ये प्रेस नोट मुझे सिर्फ इसीलिए करना था कि ये जागृति मैं अपने अन्य हिंदू महिलाओं को दे सकूं कि किस तरीके से आपको फुसला के अपने वर्तमान के धर्म को छोड़ने पे आप पे बाध्य किया जाता है, जबकि हकीकत में शायद ऐसा ना होता हो। क्योंकि जब मैंने ये सब चीज़ें मना की तब उन्होंने मुझे दूसरे तरीके से बातों में फंसा के गलत सबूत और गलत इसके थ्रू मुझे फोर्सफुल रेजिग्नेशन के लिए मजबूर किया। वो भी एचआर भी जो थे वो भी मुस्लिम थे जो ये सब करे और उसके लिए सारे विप्रो कंपनी ने साथ दिया है। अब पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है, मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बताए गए हर पहलू से जांच हो रही है। विप्रो कंपनी के एक वुमेन प्रोजेक्ट मैनेजर ने हमारे पास कंप्लेन किया है कि उसको कोई उसका लेडी बॉस कोई इसमें थी जो इंश्योरेंस पर्सन बोल के उसके ऊपर जो उसका
काम देखती थी, उसने तो लेडी एम्प्लॉय को, लेडी प्रोजेक्ट मैनेजर को उसके लेडी बॉस ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बोला था उसके बारे में, और उसको बाद में कंपनी से रिजाइन देने को बोला था। तो उसका कंपनी में रिजाइन लेटर लिया है, इसलिए उसने हमारे पास एप्लीकेशन किया है कि उसके जो लेडी बॉस है, जो अभी बैंगलोर में रहती है, बैंगलोर से वो विप्रो कंपनी में काम देखती है, तो लेडी बॉस के खिलाफ उसने कंप्लेन किया है। तो उसका इंक्वायरी हम कर रहे हैं। कंपनी में जो पॉश एक्ट में जो उसने कुछ कंप्लेन किया है और कंपनी ने आज तक क्या एक्शन लिया है वो भी इंक्वायरी करेंगे। और उसका जो लेडी बॉस के खिलाफ ऑब्जेक्शन है वो बैंगलोर में है, तो उसको हमने इंक्वायरी के लिए इन्वाइट किया है। हिंदू जन जागृति समिति ने भी मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। समिति का कहना है कि आईटी कंपनियों में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार को यहां पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जिहाद जो अभी पूना के आईटी इंडस्ट्रीज में चल रहा है, जिसमें से एक कंपनी है वो है विप्रो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी, जिसमें काम करने वाले एक पीड़िता है। उन्होंने हिंदू जन जागृति समिति के साथ अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि कैसे हैरेसमेंट वहां पे किया जा रहा है। उनकी जो कलीग्स है, सहकारी है, उन्होंने आप इस्लाम धर्म स्वीकारिए, शारीरिक संबंध रखने के दृष्टि से उनको बाध्य करने के लिए बातें की वहां पे। इस प्रकार से उनको हैरेस करने का प्रयास किया, बहुत बार ऐसे हुआ है। तो इस प्रकार जो पीड़िता है उन्होंने हिंदू जन जागृति समिति के साथ संपर्क किया। कल ही उसके बारे में हिंजवड़ी पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारी मांग यहाँ पे है कि जिस प्रकार से टीसीएस में ये सामने आया है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस विप्रो में हो रहा है, अन्य जगह पे भी हो रहा है क्या, ये सब जांच होना आवश्यक है। और पीड़िता जो है उनको न्याय मिलना आवश्यक है। पिछले 8-10 माह से उनको जबरदस्ती नौकरी से निकाला गया है और उनके साथ जो हैरेसमेंट हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। शाहीन रफीक नामक उनकी जो सहकारी कलीग है, उन्होंने इसके बारे में उनको बार बार फोर्स किया है। उनके वरिष्ठ अधिकारी है, उनको वहां पे उन्होंने कंप्लेंट की है, लेकिन 8-10 माह में कंप्लेंट के बारे में कुछ भी उनको रिप्लाई नहीं मिला है। तो इसके कारण वो हिंदू जन जागृति समिति के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया इस पूरी प्रकरण की जांच हो और इनको न्याय मिले। महाराष्ट्र के बाद अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां की न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र में वसुंधरा एनक्लेव के सत्यम अपार्टमेंट में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतक की पहचान 39 वर्षीय देवोस्मिता पॉल के रूप में हुई है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी। पुलिस के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 2:35 पर न्यू अशोक नगर थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें एक महिला ने अपनी बहन की हत्या होने और शव फ्लैट के अंदर पड़े होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतक की बहन ने पुलिस को बताया कि देवोस्मिता पॉल वसुंधरा एनक्लेव स्थित फ्लैट में अकेली रहती। सुबह से फ्लैट बाहर से बंद था और फोन कॉल का भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने फ्लैट का ताला तोड़ा तो अंदर उनकी बहन मृत अवस्था में मिली। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस सब टीमें बनाकर कार्रवाई में जुटी है। 3 साल की दोस्ती में ब्रेकअप हुआ तो सिरफिरे आशिक ने ऐसा क्या किया कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो पुलिस वालों पर किसने बरसाए पत्थर। आधी रात में ड्राइवर का कार पर छूटा कंट्रोल तो कैसे बिगड़े हालात। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। भीड़ ईंट और पत्थर की बारिश कर रही है। निशाने पर पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे हैं। ईंट और पत्थर की ऐसी बारिश हो रही है कि हथियार होने के बावजूद पुलिस वालों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। यूपी के गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के आरोपी कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद गुरुवार को बड़ा बवाल हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। 1 लाख के इनामी कमलेश चौधरी का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जा रहा था। तभी कुछ शरारती तत्वों ने शव को रोका और पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। भीड़ में शामिल उपद्रवी पुलिस वालों पर पथराव कर रहे थे तो कुछ महिलाएं महिला पुलिसकर्मियों से उलझ रही थीं। करीब 5 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हालात पर काबू पा लिया। अब पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने भी ये उपद्रव किया है उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा। आज उसका पोस्टमार्टम के उपरांत जब उसका शव जा रहा था तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा शव को रोका गया एवं वहां पर पथराव भी किया गया और इसमें 4-5 मिनट तक ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस बल पर्याप्त था, उसको कंट्रोल में किया गया
इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं लोग सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के माध्यम से। बहुत ही कठोर कार्रवाई इन उपद्रवियों के विरुद्ध की जाएगी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले, अपराधियों को प्रश्रय देने वाले, ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के बाद से ही पुलिस आरोपी कमलेश बिंद की तलाश में थी। बुधवार को पुलिस ने जब कमलेश को घेरा तो उसने पुलिस वालों पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में कमलेश पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है। गुरुवार को हुए पथराव में सीओ सिटी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि उपद्रव के बाद अब फुल्लनपुर में हालात सामान्य हैं, लेकिन एहतियातन पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक शख्स ऑफिस के अंदर पहुंचा और वहां बैठी लड़की पर चाकू से हमला करने लगा। अचानक हुए इस हमले से लेडी स्टाफ दंग रह गई। वो बचने के लिए बाहर की तरफ भागी, लेकिन हमलावर ने उसे पकड़ लिया। मौके पर मौजूद दूसरे स्टाफ ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, तो हमलावर ने उन्हें भी चाकू दिखाकर धमका दिया और फिर लड़की पर लगातार चाकू से वार करता रहा। चाकू के लगातार वार से लड़की बेसुध होकर फर्श पर गिर गई। इसके बाद भी हमलावर नहीं रुका, वो उस पर चाकू से लगातार वार करता रहा, जिससे लड़की लहूलुहान हो गई। इस बीच ऑफिस का एक स्टाफ भी चाकू लेकर आ गया और हमलावर को लड़की को छोड़ने को कहा, जिसके बाद हमलावर लड़की को वहीं छोड़कर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद हमलावर ने खुद पर हमला शुरू कर दिया। चाकू से उसने खुद पर भी उसी तरह से वार किए जैसा वो लड़की पर कर रहा था। सरेआम चाकूबाजी की यह घटना पंजाब के मोहाली की एक प्राइवेट कंपनी की है। पहले तो इस सिरफिरे ने युवती पर चाकू से हमला किया और फिर खुद पर भी हमला कर घायल कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवती की मौत हो गई। मृतका की पहचान पटियाला की रहने वाली डिंपल के रूप में हुई है, जबकि आरोपी हरविंदर की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 साल से इन दोनों की दोस्ती थी, लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया था। इसी से नाराज लड़के ने डिंपल पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोई थप्पड़ जड़ रहा था तो कोई घूंसा, कोई धक्का दे रहा था तो कोई पैर से मार रहा था। जिसे जैसे समझ आ रहा था वैसे ही शख्स को पीटे जा रहा था। पीटने वाले दर्जनों थे, सब मिलकर एक शख्स पर टूट पड़े। घटना हरियाणा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां कुछ लोगों ने मिलकर अस्पताल के एक स्टाफ की बुरी तरह पिटाई कर दी। नूह के सीएचसी में बुधवार रात 11:30 बजे ये बवाल हुआ। 3 गाड़ियों में पहुंचे 45 से ज्यादा हमलावरों ने गार्ड और दूसरे कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि बदमाशों ने लाठी और डंडों से भी अस्पताल के स्टाफ को पीटा। हमले में 4 कर्मचारी घायल हो गए, जबकि अस्पताल की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि किसी पुराने विवाद में घायल हुए कुछ लोग इलाज के लिए सीएचसी पहुंचे थे। इसके कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी अस्पताल पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। बीच बचाव करने पहुंचे सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल कर्मचारियों को भी हमलावरों ने निशाना बना लिया। अस्पताल स्टाफ की शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार कार से ड्राइवर का नियंत्रण छूटा और कार बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने किसी तरह सामने से आ रही स्कूटी सवार को तो बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाया। कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसा कितना भयंकर था, इसका अंदाजा आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की आवाज से लगा सकते हैं।
ब्रेक लगाते ही तेज रफ्तार कार फिसलती हुई आई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस दौरान सामने से आ रही स्कूटी इस कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। भीषण हादसे की ये तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है। बुधवार को आधी रात के बाद सिविल लाइंस में हुए इस हादसे में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव रत्नेश यादव की मौत हो गई। पेड़ से टकराते ही कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर सिविल लाइंस थाने की पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने रत्नेश यादव को मृत घोषित कर दिया। जमकर पत्थर चले, डंडे चले, लकड़ी के फट्टे फेंके गए, छोटा मोटा जो भी सामान जिसके हाथ आया उसने उसी को हथियार बना लिया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं, जहां टोंक में रास्ते के विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद उनके बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और डंडे चले। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष ने रास्ते में रेत डाल दी। जब दूसरे पक्ष का एक शख्स घर जाने के लिए वहां से गुजरा तो रेत पर पत्थर रखने को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। घटना में करीब 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दोनों पक्षों ने पुलिस में तहरीर दे दी है। हेलमेट को उतार के तूने गाड़ी कैसे रोकी मेरी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? मजाक बना रखी है आदमी की, जिसे चाहे रोक दोगे तू। पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स को स्कूटी से उतारा जा रहा है। उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। उसके हेलमेट को जबरन हटाया जा रहा है। इसे हेलमेट को उतार, हेलमेट को उतार के तूने गाड़ी कैसे रोकी मेरी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? मजाक बना रखी है आदमी की, जिसे चाहे रोक दोगे तू। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब की हैं, जहां गाड़ी रोके जाने से नाराज एक शख्स ने पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसकी स्कूटी की चाबी निकाल ली। किसी तरह से वो जाने लगा तो उसका हेलमेट हटाने लगा। उसे थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। सफेद शर्ट पहने ये शख्स इस बात से नाराज था कि उसकी गाड़ी को क्यों रोका गया। पुलिसकर्मी ने वहां मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन ये शख्स मानने के लिए तैयार नहीं था। इसे हेलमेट को उतार, हेलमेट को उतार के तूने गाड़ी कैसे रोकी मेरी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? मजाक बना रखी है आदमी की, जिसे चाहे रोक दोगे तू। पाउंटा साहिब के गोंदपुर में पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। फौरन एक्शन लेते हुए आधे घंटे के अंदर ही पुलिसकर्मी को पीटने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एक शख्स को घेर कर 3-4 लोग पीट रहे हैं। वो कुछ समझाने की कोशिश करता है तो उसे लात मारी जाती है। दोनों तरफ से उस पर हमला शुरू हो जाता है। इस बीच शख्स एक बदमाश को पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ा ही आगे वो खुद भी गिर जाता है। आसपास के लोग भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं आता। ये तस्वीर लुधियाना की है, जहां थाना डिवीजन नंबर 3 में इस्लामिया स्कूल के पास 500 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ मामूली विवाद सरेआम हिंसा में बदल गया। काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर आए 2 युवकों ने दुकानदार से 500 रुपए ऑनलाइन देने और उसके बदले कैश लेने के लिए कहा। कैश न होने के कारण दुकानदार ने मना कर दिया। इसी बात पर युवक भड़क गए। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने धारदार हथियार निकाल लिया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। स्थानीय दुकानदारों में इस घटना के बाद बेहद गुस्सा है।